नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी पर। देखिए दोस्तों, आज से अपन पुनः प्रारंभ करेंगे व्याकरण से संबंधित कक्षाएं। वैसे तो इसी YouTube चैनल पर पूर्व में भी व्याकरण से संबंधित कक्षाएं हुई थी, परंतु किसी कारणवश उनको निरंतर नहीं रख पाए, इसलिए चैनल की ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो पूर्व की मैं बात करूँ तो पूर्व अपनी जो कक्षाएँ हुई है, वो पहली जो कक्षा थी वो थी हिंदी का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। और जो दूसरी कक्षा हुई थी अपनी, वो हुई थी व्याकरण के सामान्य परिचय से संबंधित और वर्णमाला से संबंधित। तीसरी कक्षा भी अपनी वर्णमाला से संबंधित थी। जो आज की कक्षा अपनी होगी वो होगी संधि से संबंधित। कि संधि होती क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्यों हिंदी वर्णमाला में संधि को जोड़ा गया, ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि विद्वानों ने हिंदी व्याकरण में संधि जैसे प्रकरण को जोड़ा। इस प्रकार की सभी चर्चाएं अपन करेंगे आज की क्लास में। वैसे क्लास आरंभ करने से पूर्व मैं एक सामान्य जानकारी के साथ आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगा। जैसे भी स्टार्टिंग में ही क्लास प्रारंभ के समय बात हुई कि पूर्व में आरंभ, और एक ने बोला भी प्रारंभ। तो आरंभ और प्रारंभ में ऐसा क्या अंतर है, कब तो प्रारंभ का यूज किया जाता है और कब आरंभ बोला जाता है, इसके सामान्य अध्ययन के साथ या सामान्य जानकारी के साथ मैं आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद अपना जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा संधि का। मैं आरंभ की बात करूं तो यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सबसे पहले करता है या पहली बार उस कार्य को करता है, जैसे कोई बालक है, जब बालक प्रथम बार विद्यालय जाता है, बालक जब प्रथम बार विद्यालय को जाता है तो उसने क्या कर दिया, विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। इसीलिए तो कहा जाता है कि उसका आरंभिक बिंदु, मतलब व्यक्ति जहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं आरंभिक बिंदु। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति यात्रा पे भी जा रहा है तो इस बिंदु से उसने यात्रा स्टार्ट करी तो इसको बोलेंगे आरंभ। यहाँ रुका लेकिन फिर यहाँ से आराम करने के बाद दोबारा स्टार्ट तो उसको बोलेंगे फिर प्रारंभ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा कि जब कोई कार्य प्रथम बार करा जाता है तो उसे बोलते हैं आरंभ करना, लेकिन वही कार्य जब रोजाना या अपनी एक आदत सा हो जाता है तो उसके बोलते हैं प्रारंभ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं अपन संधि के बारे में। पहली बात, संधि शब्द। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की यदि बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या फिर मेल। अब किसको जोड़ना भाई? अब हिंदी के अनुसार इसकी परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों को जोड़ना या फिर दो वर्णों के मेल को। परंतु यह परिभाषा, कौन सी परिभाषा? कि दो वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। ये परिभाषा एक अपूर्ण परिभाषा मानी जा सकती है या अपूर्ण परिभाषा ही होगी, क्योंकि इसकी जो पूर्ण परिभाषा की बात करें तो वो होती है दो वर्णों के सार्थक मेल को। सार्थक मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि कहेंगे। और वो किस प्रकार? कि जब दो वर्णों का मेल हो, जब दो वर्णों का मेल हो तो इनके मेल से जो शब्द बने वो किस प्रकार का होना चाहिए? सार्थक, अर्थात उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। यदि उस शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो वो संधि नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें कि संधि की आवश्यकता वैसे पड़ी क्यों भाई? क्यों हिंदी व्याकरण में संधि को जोड़ा गया? कभी आपके मतलब मस्तिष्क में भी ये सवाल आया होगा कि संधि जो प्रकरण है या जो सबसे संधि बिंदु है, ये हिंदी व्याकरण में क्यों जोड़ा गया? तो एक सामान्य सी बात है, पहला इसका कारण है जोड़ने का, वो था नए शब्दों का निर्माण करना। अर्थात
जब दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनेंगे उसे ही संधि कहेंगे। इसीलिए संधि की आवश्यकता पड़ी वो इसीलिए पड़ी कि नए शब्दों का निर्माण करने के लिए संधि की आवश्यकता पड़ी। और दूसरा इसका जो मुख्य अपन महत्व मान सकते हैं या मुख्य आवश्यकता मानेंगे वो है कि शब्दों के अर्थ जानने के लिए, शब्दों के अर्थ जानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? संधि की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए क्या करा विद्वानों ने? संधि प्रकरण अपने व्याकरण में जोड़ दिया। अब शब्दों के अर्थ कैसे बने? जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक है नारायण। अब नारायण है भगवान, नारायण कहा जाता है भगवान विष्णु को। सब भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों पड़ा? क्योंकि उनकी माँ ने उनका नाम नारायण रखा इसलिए? नहीं, इनका नाम नारायण इसलिए पड़ा। अब इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? संधि के द्वारा, उस पर अपन चर्चा करते हैं। जैसे इसके आप टुकड़े करें नारायण का तो क्या होगा? संधि के आधार पे नार धन आयन, इसमें होगी दीर्घ संधि और व्यंजन संधि भी इसमें मानी जाती है। वो किस प्रकार होगी इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे कि किस प्रकार इसमें व्यंजन संधि हो रही है और किस प्रकार इसमें दीर्घ संधि हो रही है। सामान्य रूप से यहाँ देखें तो अ धन अ मिलके यहाँ आ बनता है, इसलिए यहाँ क्या हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। आने वाले समय में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। और न का न हो रहा है इसलिए यहाँ व्यंजन संधि हो रही है। लेकिन मुख्य तौर पे माना जाए तो मुख्य जो संधि होगी वो दीर्घ होगी और गौण संधि की बात करें तो होगी व्यंजन संधि। इस प्रकार की चर्चाएं अपन आगे जो कक्षाएं होने वाली है उनमें करेंगे। फिलहाल अपने को ये जानना है कि शब्दों के अर्थ किस प्रकार जानेंगे। ठीक है, अब इसके अर्थ की मैं बात करूं तो नार, नार का अर्थ होता है जल और ऐन का अर्थ होता है आंखें। अर्थात जिनकी आंखों के सामने हमेशा क्या रहे? जल, उसको क्या कहेंगे? नारायण। तो भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं? भगवान विष्णु निवास करते हैं समुद्र के अंदर, सागर के अंदर। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? क्योंकि उनकी आंखों के समक्ष हमेशा क्या रहता है? जल रहता है, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण। इसी के आधार पर दूसरी में बात करूं तो नार का अर्थ होता है नारी या फिर स्त्री, वही ऐन का अर्थ होता है आंखें। जिनकी आंखों के सामने हमेशा कौन रहे? स्त्री रहे। तो भगवान विष्णु के सामने हमेशा कौन रहती है? उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, इसलिए उनका नाम क्या है? नारायण। इस प्रकार संधि की आवश्यकता पड़ी किस किस के लिए? एक तो नए शब्दों के निर्माण के लिए मुख्य तौर पे, और दूसरी अपन बात करें तो शब्दों के अर्थ को जानने के लिए भी संधि की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अपने जो चर्चा का विषय है वो रहेगा संधि के प्रकार। संधि की अपन ने बात की, परिभाषा की मैं दोबारा बात करूंगा कि संधि की परिभाषा क्या होगी। संधि की परिभाषा होगी दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहेंगे। किसे कहेंगे? दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। सार्थक के बारे में मैंने बताया, विकार का है बदलाव। कोई भी जैसे दो वर्णों का जो सार्थक मेल होगा उससे जो बदलाव आएगा उसी बदलाव को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जब तक उनमें कोई बदलाव नहीं होगा तो उसको संधि नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे संयोग। जैसे पानी धन वाला, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पानी वाला। अब इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इस शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको संधि नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे संयोग। इसीलिए जब तक इसमें सार्थक मेल और विकार शब्द नहीं आ जाता परिभाषा में, तब तक संधि की परिभाषा एक अधूरी परिभाषा मानेंगे। तो वैसे संधि की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि के साथ साथ एक और शब्द आता है संधि विच्छेद। अब विच्छेद क्या होता है सर? विच्छेद की बात करें तो इसका विलोम शब्द होगा विच्छेद।
किसका? संधि का। वैसे इसका मुख्य जो विलोम शब्द की बात करें तो संधि का होगा विग्रह, विच्छेद या फिर अलग। ये सभी विलोम किसके? संधि के ही विलोम हैं। परंतु कई बार क्या होता है, विलोम शब्द की अगर थोड़ी सी बात हो गई तो मैं बताना चाहूँगा कि ये तीनों ही ऑप्शन में आ जाए संधि के, संधि का विलोम होगा तो उस कंडीशन में अपने को विग्रह ही सही आंसर करना है। यही इसका उचित विलोम माना जाएगा उस एग्जाम में जहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए गए हों। तो संधि का सही विलोम क्या होगा? विग्रह है। अब अपन बात कर रहे थे संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद होता क्या है? संधि विच्छेद जैसे भी अपन ने पढ़ा, दो वर्णों के सार्थक मेल को जब मेल हो गया है, क्या हो गया है? जब मेल हो गया है तो इस मेल के खंडों को वापस अलग अलग करना। जो पहले के खंड थे उनको वापस उसी स्थिति में लाने के लिए उनका विच्छेद करना जाता है, वही क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं या कितने भेद माने गए हैं। तो संधि के भेदों की अपन चर्चा करें तो संधि के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है स्वर संधि, भेदों की यदि बात करें। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब बात करें कि संधि के 3 ही भेद क्यों माने गए भाई, तो वो इस प्रकार माने गए कि जैसे अभी संधि की परिभाषा ने अपने पढ़ा कि दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो वर्णों की बात करें तो वर्णों में एक तो स्वर वर्ण होते हैं और एक बात करें तो व्यंजन वर्ण होते हैं और कुछ अयोगवाह वर्ण भी होते हैं जैसे अनुस्वार या फिर विसर्ग। तो विसर्ग के आधार पर तीसरी संधि आई विसर्ग, बाकी स्वर के वर्ण के आधार पर स्वर संधि और व्यंजन के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो इनकी मैं बात करूं तो इनके 3 नाम कैसे हुए, 3 ही नाम क्यों आए, तो उसकी बात करें तो जैसे एक तो स्वर वर्ण हुआ, देखिए ध्यान से देखना, स्वर वर्ण दो वर्णों के मेल की बात है तो स्वर के साथ स्वर का होगा मेल और स्वर के साथ व्यंजन का मेल यदि अपन कराएं और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल करवाएं और व्यंजन के साथ स्वर का कराएं या फिर स्वर के साथ विसर्ग का और व्यंजन के साथ विसर्ग का। तो इन दोनों स्थितियों में तो होगी विसर्ग संधि। स्वर के साथ विसर्ग का व्यंजन करवाएं, विसर्ग का व्यंजन है तो स्वर के साथ करवाएं या फिर व्यंजन के साथ करवाएं, तो उस स्थिति में तो होगी विसर्ग संधि। और जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ हो तो उस कंडीशन में होगी स्वर संधि। और इन तीनों स्थितियां, स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो या फिर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, तो इस स्थिति में हो जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों स्थितियां समझ में आई होगी कि किस प्रकार संधि के 3 ही भाग माने गए हैं। तो अब जो अपन आज का जो चर्चा का विषय रहेगा, अब जो अपनी चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा स्वर संधि। जैसा अभी अपन ने स्पष्ट करा कि स्वर वर्ण के साथ जब मेल हो, मेल कैसा हो? सार्थक। मेल कैसा हो? सार्थक। उससे क्या उत्पन्न हो? विकार। तो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो इसकी सामान्य सी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हो और उस मेल से क्या हो? विकार उत्पन्न हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन स्वर संधि के भेद।
स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। अब बात करें यदि स्वर संधि के भेदों की, तो जस्ट इससे पहले अपन ने परिभाषा की बात करी थी कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। स्वरों का स्वरों के साथ मेल। किस प्रकार का मेल? सार्थक मेल। तो स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या है 11 हिंदी वर्णमाला। वो है ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और अ। स्वरों का स्वर के साथ मेल, उसे कहेंगे स्वर संधि। तो जैसे अ का अ के साथ मेल हुआ, प्रत्येक स्वर के साथ मेल हो उसे ही स्वर संधि कहेंगे। तो सभी स्वरों का आपस में एक दूसरे के साथ मेल करवाया जाएगा। इसके बाद जो भेद बनेंगे उन्हें कहेंगे, वो ही होंगे स्वर संधि के भेद। तो इस प्रकार प्रत्येक स्वर का मेल करवाने के बाद मुख्य तौर से 5 भेद बनते हैं। जैसे अ का अ के साथ मेल करवाया, फिर अ का ई के साथ करवाया, उ का उ के साथ करवाया। इस प्रकार जब मेल करवाया गया, जैसे ए का ए के साथ मेल करवाया गया तो वो हुआ आ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ए का आ के साथ मेल करवाया तो वहाँ बना आ। इन दोनों के स्थान पे जो एक आदेश हुआ, एक आदेश से तात्पर्य है कि दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा, वो क्या होगा? आ। उसी प्रकार इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो गया? एक आदेश आ। उसी प्रकार आ का अ के साथ होगा मेल तो भी क्या होगा? आ होगा। और आ का आ के साथ मेल करवाया तो भी क्या होगा? आ। तो इस प्रकार जो दीर्घ रूप हो जाता है किसका? अ के साथ आ का मेल करवाने में। इसी प्रकार जब ई का मेल करवाया जाता है तो ई और ई होगा दीर्घ ई और दीर्घ ई होगा दीर्घ ई, और दीर्घ ई और छोटी ई मिलके होगा दीर्घ ई, और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलके क्या होगा? दीर्घ ई। इस प्रकार जब ई का ई के साथ मेल करवाया जाता है तो क्या होगी? दीर्घ ई प्राप्त होगी। उसी प्रकार जब उ का मेल उ के साथ करवाया जाता है तो हमेशा दीर्घ उ ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो दीर्घ उ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये दीर्घ प्राप्त हुआ, इसलिए इन सूत्रों से संबंधित जो संधि स्वर संधि का जो भेद आया वो आया दीर्घ संधि। तो इसका पहला भेद कौन सा हो गया? दीर्घ संधि। इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जैसे ए का मेल ए के साथ करवाया या ए का मेल आ के साथ करवाया। तो इसको इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे छोटा भाई और एक बड़ा भाई कहाँ गए? बाजार। वहां से कुछ वस्तुएं खरीदी, खरीदने के बाद जो बिल पे करना पड़ेगा, चाहे छोटा खरीदे या बड़ा, बिल भी इसको करना पड़ेगा, बड़े को पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार या किसी ट्रिक के माध्यम से या इस प्रकार भी इसको अपन याद रख सकते हैं कि जब अ और आ का जो मेल होगा उसमें जो वो होगा एक आदेश होगा वो आ ही होगा। इस प्रकार इन तीनों अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ का मेल करवाया जाता है दीर्घ उ का। तो उसके बाद जो स्थितियां बनी वो निम्न प्रकार है, और इसलिए इस संधि को क्या नाम दिया गया? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। उसके बाद जैसा कि स्वर संधि की परिभाषा में है, प्रत्येक स्वर का प्रत्येक स्वर के साथ मेल, उसे ही क्या कहेंगे? स्वर संधि। अब साहब अ का अ के साथ हो गया, ई का इसके साथ हो गया, उ का उ के साथ ही हो गया। उसके बाद अ और आ का मेल। अ ये सजातीय स्वर है, इसलिए अ और आ का मेल ई से करवाएंगे या फिर ई से करवाएंगे, और फिर अ का मेल उ से करवाएंगे और उ से करवाएंगे। जब इनका मेल इनसे करवाया जाता है, इसका मेल ई से करवाएंगे तो स्थिति बनेगी ए। अब यहाँ ए ही क्यों आया? इसकी चर्चा जब इस प्रकार ये जो स्वर संधि आएगी गुण स्वर संधि, उसमें इसकी अपन चर्चा विस्तृत तौर पे करेंगे। तो फिलहाल तो इतना ही समझ लीजिए कि अ और आ का मेल जब ई और ई के साथ करवाया गया दीर्घ ई के साथ, तो वहाँ निकला ए एक आदेश होगा।
इन दोनों के स्थान पे एक आदेश क्या होगा, ए होगा। इसी प्रकार इस ऊ से करवाएंगे तो इसमें होगा ओ, और इसका मेल री के साथ करवाएंगे तो होगा अर। इन तीनों प्रकार की स्थितियों का क्या नाम दिया गया, गुण। तो संधि का स्वर संधि का दूसरा भेद कौन सा आ गया, गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करें। उसके बाद की स्थिति की अपन चर्चा करें तो अब स्वर संधि के इस प्रकार स्वर संधि के दो भेद अपने सामने हैं। पहला है दीर्घ। जब सजातीय स्वरों का आपस में एक दूसरे के साथ मेल करवाया गया तो वहाँ दीर्घ रूप हुआ, इसलिए उस संधि का नाम हो गया दीर्घ। और जब अ या आ का ई के साथ ऊ के साथ या फिर री के साथ करवाया गया है तो जो स्थिति प्राप्त हुई उस स्थिति के आधार पर जो दूसरी संधि बन के आई स्वर संधि, वो थी गुण। अब तीसरी बात करें अपन तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति बनेगी जब अ या आ का ए के साथ मेल करवाया जाए, ए या आई के साथ, या फिर अ और आ का ए ओ और औ के साथ मेल करवाया जाता है। जब पहली स्थिति होती है तो इस स्थिति में जो होता है वो होता है आई, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति में जब अ और आ का जो मेल ओ या औ से करवाया जाता है तो इस स्थिति में एक आदेश होगा औ। तो जो ये स्थिति बनेगी इस स्थिति को कहेंगे वृद्धि संधि। तो इस प्रकार जब स्वर का स्वर वर्णों के साथ मेल करवाया जा रहा है तो उस स्थिति में जो तीसरी स्थिति का नाम दिया अपन ने वृद्धि स्वर संधि। इस प्रकार स्वर की कितनी संधियां हो गई, 3। उसके बाद अपन चौथी स्थिति की बात करें तो वो होगा जैसे ई ए और आ का अपन ने मेल सभी स्वरों के साथ कर दिया है, ए और आ का मेल सभी स्वरों के साथ कर दिया है। उसके बाद ई और ई का मेल करवाएंगे, ऊ या ऊ का मेल करवाएंगे, या फिर री का मेल करवाएंगे। तो इसके बाद बात करें ई या ई का मेल किसी भी स्वर के साथ, ऊ या ऊ का मेल किसी भी स्वर के साथ। अब किसी भी स्वर से यहाँ है सजातीय स्वर के अलावा। अब सजातीय स्वर कैसे, जैसे मान लो सजातीय स्वर की बात हुई थी अपनी दीर्घ संधि में, सजातीय हुआ जैसे ई और ई का मेल ई के साथ करवाया तो कौन सा हो गया, दीर्घ ई होगा। इसलिए सजातीय स्वर के अलावा और कोई सा भी स्वर हो, यहाँ अन्य किसी स्वर से तात्पर्य यहाँ है सजातीय स्वर से भिन्न स्वर का सजातीय स्वर नहीं होना चाहिए। उससे जो भी भिन्न स्वर होगा ई और ई के बाद, तो उसके बाद जो स्थिति होगी उस स्थिति के बाद यहाँ होगी, और यहाँ भी ऊ और ऊ के बाद, और री के बाद यदि भिन्न स्वर होता है कोई भी री के अलावा उस स्थिति में, जैसे ई और ई के बाद ई होता है तो ये होगा ये आदेश। ठीक है, और ऊ या ऊ के बाद कोई भी स्वर आता है सजातीय स्वर से भिन्न तो उसके बाद जो आदेश होगा वो होगा व, और री के बाद स्वर आता है तो उस स्थिति में होगा, माफ कीजिए, र। जब ये स्थिति बनी तो इस स्थिति को नाम दिया गया यणक। इस प्रकार जो चौथा भेद आया स्वर संधि का वो आया यण स्वर संधि। ठीक है, इस प्रकार अपने 4 स्थितियां बनी और चारों स्थितियों का अलग अलग नाम दिया गया, जिसमें पहला नाम दिया गया स्वर संधि में वो था दीर्घ। सजातीय स्वरों के साथ जो आप एक दूसरे से मेल करके जो दीर्घ रूप हो रहा था, इसलिए पहली जो संधि स्वर संधि का भेद आया वो था दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद दूसरा था गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, और बात करें पांचवी संधि का मतलब पांचवी स्थिति का तो जो बच गया जैसे ए का अपन ने मेल करवा दिया, ई का सभी के साथ हो गया, ऊ री का हो गया। अब ए आई ओ और औ की बात करें तो जैसे ए आई ओ और औ की बात करें, वही इनके बाद यदि कोई स्वर आता है, इनके बाद यदि कोई स्वर आता है तो इस स्थिति में उसका ए के स्थान पे क्या हो जाएगा ए के स्थान पे होगा आए,
और ओ के स्थान पे हो जाएगा आओ, माफ कीजिए आओ, और ओ के स्थान पे जो होगा वो होगा आओ। जो ये स्थिति बनी, इस स्थिति को नाम दिया गया अयादी स्वर संधि। इस प्रकार स्वर संधि के कितने भेद हुए? 5 भेद। सभी स्वरों को एक दूसरे के साथ मेल करवाने के बाद जो स्थितियां बन के आई, उन स्थितियों के आधार पर स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, इसके भेद कैसे बने इसके बारे में अपन ने जानकारी ली अभी, जो विस्तृत अध्ययन कराए इनके भेदों से संबंधित करा है कि इसके ये 5 भेद कैसे निकल के आए। तो इस प्रकार अपने को ज्ञात हुआ कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। जैसे अपन ने संधि की बात करी, संधि है वर्णों का मेल, तो वर्णों की अपन ने बात करी, तो वर्णों की बात करें तो 3 स्थितियां बन के आई थी। 3 स्थिति में जो पहली स्थिति थी वो थी स्वरों के साथ स्वरों का मेल, तो वो थी स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद था व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, या फिर व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो, तो उस स्थिति में जो संधि निकली उसका नाम था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और जो तीसरी स्थिति थी या तीसरी संधि थी वो थी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो स्थिति थी स्वर के साथ स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल करवाने पे। इसका था स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो, या फिर व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो, या फिर व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो। इन तीनों स्थितियों में जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि की अपन बात करें तो स्वर वर्ण के साथ विसर्ग का मेल हो, या फिर व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग का मेल हो। इस स्थिति में जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। इस स्थिति में जो होगी वो होगी व्यंजन संधि। इस स्थिति में स्वर संधि। अब अपन ने भेदों की बात करी, उपभेदों की, या संधि के भेद हुए। अब उपभेदों की बात करें तो स्वर संधि के भेद या उपभेदों की बात करें तो ये वो थे 5, जो अभी अपन ने जो निकाले थे। वो स्थितियां कैसे बनी, स्वरों के साथ स्वरों का मेल करवाने पे जो स्थितियां बनी उनके आधार पे इनके 5 भेद निकले। वो पहला था दीर्घ संधि, दूसरा भेद आया इसका गुण, इसमें सजातीय स्वर। दीर्घ संधि में सजातीय स्वरों का मेल करवाया गया, इसलिए उनका दीर्घ रूप हुआ, इसलिए उसके दीर्घ संधि कहा गया। और गुण में ए और आ का मेल ई और ई, ऊ या ऊ मतलब दीर्घ ऊ या री से करवाया जाता है, तो क्रम से ए, ओ और अर प्राप्त होता है, वो कहेंगे, उसे कहेंगे गुण संधि। जो तीसरा इसका भेद निकल के आया वो था वृद्धि संधि, कि ए या आ का मेल जब ए, आई या फिर ओ या औ से करवाया जाता है तो क्रम से आई और औ प्राप्त होता है। उसके बाद चौथी थी यण संधि। यण संधि, यण संधि में था ई या दीर्घ ई के बाद कोई भी सजातीय स्वर से भिन्न स्वर आए, या ऊ या ऊ के बाद कोई भी सजातीय स्वर से भिन्न स्वर आए, या फिर री के बाद कोई भी स्वर आए, तो उसके बाद क्या होगा, ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व और री के स्थान पे र। इस स्थिति को क्या बोला अपन ने, यण संधि। उसके बाद पांचवी जो स्थिति थी उसे बोला गया अयादी संधि। अयादी संधि में अपने जो लास्ट 4 स्वर बच गए थे, ए, आई, ओ और औ, इन स्वरों के साथ किसी भी स्वर का मेल करवाया जाता है। तो जो आई के स्थान पे क्या आदेश होता है, ए के स्थान पे होता है आए, ओ के स्थान पे होता है आओ, और औ के स्थान पे होता है आओ। इस प्रकार जो स्थिति बनी उनके आधार पे स्वर संधि के 5 भेद हैं, जो प्रत्येक भेद के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाली आगे वाली क्लास में अपन करेंगे स्वर संधि के भेदों की चर्चा, जिसमें पहला भेद है अपना दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादी संधि।
जो भी अपने आगे वाली कक्षाएं होगी उन सभी कक्षाओं में इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और प्रत्येक उदाहरणों को लेते हुए समझेंगे। और बात करें व्यंजन संधि के भेदों की, जब भेद या उपभेद की बात हो रही है तो क्यों ना इनके बारे में भी जानकारी ले ली जाए। व्यंजन संधि में भेद या उपभेद की बात करें तो व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं है, इसलिए सभी अध्यापक अपनी सुविधा अनुसार इनको सूत्रों में बांध देते हैं व्यंजन संधि को, और उन्हीं सूत्रों के आधार पर व्यंजन संधि को पढ़ा जाता है। और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि कम सूत्रों में या अच्छे सूत्र बना के व्यंजन संधि के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। और विसर्ग संधि का भी यही है, कब सूत्र बना के ही या सूत्रों के माध्यम से ही व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। इसका भी कोई विशेष भेद या उपभेद नहीं है। इस प्रकार जो आज अपन ने पढ़ा वो पढ़ा संधि के बारे में सामान्य मान्य जानकारी अपनी रही। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या था, मेल करना या जोड़ना। संधि की परिभाषा अपन ने देखी, संधि के भेद देखे, संधि की क्यों आवश्यकता पड़ी उसके बारे में अपन ने जानकारी ली, और संधि के उपभेदों के बारे में अपन ने जानकारी ली। तो आज की क्लास बस इतनी ही, और आगे की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी स्वर संधि के भेदों से संबंधित। इसलिए आज के लिए बस धन्यवाद। और आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।